Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Students, today we are going to learn chapter 12, that is Forms of Market for class 11th. Students, I would like to say that this is one of the easy and fantastic chapter in economic books. You are really going to enjoy this entire chapter. In this chapter, we are mainly going to study the forms of market and their characteristics. And one more thing must be noted here. Due to the sufficient length of the chapter, we are going to learn this chapter in 2 or 3 parts. Let's move to the chapter. सबसे पहले चैप्टर में हमें क्या समझना है कि बेसिकली मार्केट क्या होता है. ठीक है, मार्केट का मतलब हमें क्या समझ में आता है एंड मार्केट का मतलब एक्चुअली क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना है. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिकली मीनिंग ऑफ मार्केट क्या होता है. देखो, अगर हम बात करें कि बेसिकली मार्केट क्या है, अगर हम बात करें कि हमारा मार्केट क्या है, तो हमें मार्केट का मतलब क्या समझ में आता है. हमें मार्केट का मतलब क्या समझ में आता है, जहां पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं. ठीक है, जैसे सपोज करो ये शॉप 1 है, ये शॉप 2 है, ये शॉप 3 है, ये शॉप 4 है. ठीक है, हमें क्या समझ में आता है, ये जो सारी शॉप्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, मार्केट बनाते हैं. क्या बनाते हैं, मिलके मार्केट बनाते हैं. लेकिन इकोनॉमिक के परस्पेक्टिव से ये डेफिनेशन गलत है. ठीक है, इकोनॉमिक के परस्पेक्टिव से क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स क्या कहता है मार्केट इज अ प्लेस, market is a place where a seller and a buyer perform some economic activity. क्या इसने बोला, इकोनॉमिक्स के हिसाब से डेफिनेशन क्या है बेसिकली हमारी मार्केट की. ये कहता है कि मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे एक सेलर और एक बायर आपस में आके क्या करते हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी शॉप्स हो या बहुत सारे शोरूम्स हो तो ही आप उसे मार्केट बोलोगे, नहीं. इकोनॉमिक्स कहता है कि मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे एक बायर और एक सेलर मिलकर क्या करते हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी. व्हाट, समथिंग विच इज रिलेटेड टू, समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी. ठीक है, ये क्या होता है हमारी, ये होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी. चलो, ये हमने अभी तक समझा कि इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से ये है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो, सपोज करो कि आपके घर के सामने क्या है, एक फ्रूट सेलर क्या है, फ्रूट सेल कर रहा है. क्या है, एक फ्रूट सेलर फ्रूट सेल कर रहा है और आप क्या है, उससे जाके फ्रूट को परचेज करते हो. तो क्या इसे मार्केट बोला जाएगा, तो यस, दिस इज ऑल्सो अ मार्केट. क्या है, ये भी क्या है, मार्केट ही कहलाएगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बायर है मतलब आप हो, एक सेलर है मतलब वो फ्रूट सेलर है, और क्या कर रहे हो, क्योंकि आप फ्रूट उससे खरीद रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा कि इकोनॉमिक मार्केट हो जाएगा. आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी. ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मल पर्सन के लिए मार्केट का मतलब क्या होता है एंड एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए मार्केट का क्या मतलब होना चाहिए. आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी. चलो, अब हमें समझना है अपनी डेफिनेशन को. कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट कहता है कि इन इकोनॉमिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट हैज ए स्पेशल मीनिंग. इसका क्या होता है, कुछ स्पेशल मीनिंग होता है. इट डज नॉट रेफर टू एनी जियोग्राफिकल एरिया. इसने बोला इसका मतलब कोई जियोग्राफिकल एरिया नहीं होता है. ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब क्या हो गया, सपोज करो एक मार्केट है, जैसे हमने बोला कि करोल बाग एक मार्केट है, हमने बोला कि लाजपत नगर एक मार्केट है. तो मार्केट का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता, भले ही हम उसे क्या करते हैं अपने जनरल सेंस में बोल देते हैं कि वो मार्केट होती है, बट इकोनॉमिक के परस्पेक्टिव से वो मार्केट नहीं है. ठीक है, तो इसने बोला इट डज नॉट रेफर टू एनी जियोग्राफिकल एरिया वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज. जहां पर गुड्स को बेचा जाता है और खरीदा जाता है. इन इंस्टेड, इसके बजाय इट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम. इसमें वो सारे के सारे सिस्टम या अरेंजमेंट होते हैं दैट ब्रिंग द बायर एंड सेलर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. जो कि बायर और सेलर को क्या करता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आता है. ठीक है, क्या करता है, बायर एंड सेलर को क्या करता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आता है टू सेटल द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स. जिससे कि क्या करें, वो अपने गुड्स एंड परचेज को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके. द सिस्टम कुड सिंपली बी एन इलेक्ट्रॉनिक मेल. इसने बोला ये सिस्टम कैसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो. जैसे हमारा जो अमेजन है या हमारे जो फ्लिपकार्ट है, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल या बेसिकली हमारे क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन
ई कॉमर्स के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को कर रहे हैं, तो वो भी एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। अमेजोन इज ऑल्सो मार्केट प्लेस। और our telephonic communication that brings the buyer and seller in contact with each other and settles the sale and purchase of goods. Online market does not involve any shopping complex. तो अब चीजें समझ में आई होंगी कि मार्केट का मतलब क्या होता है। आसान भाषा में मार्केट का मतलब क्या होता है कि एक स्पेशल मीनिंग है जिसका कोई भी जियोग्राफिकल एरिया नहीं है गुड्स और को सेल करने के लिए या परचेज करने के लिए, बजाय इसके इसने बोला कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं सो दैट कि वो अपनी मॉनेटरी या फिर हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर सके, ठीक है। इसने बोला कि ये सिस्टम क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो सकता है, एक टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है बेसिकली, जिसमें क्या कर सकते हैं, एक बायर और एक सेलर क्या करते हैं, अपने बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। आई होप अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि मार्केट का क्या मीनिंग हमें पता था और क्या एक्चुअली में मीनिंग होता है मार्केट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अब हमें क्या समझना है। अब हमें ये समझना है कि बेसिकली हमारी जो मार्केट है उसको किस हिसाब से बांटा गया है। देखो, अगर हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात करें या हम अपने मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी मार्केट को 4 पार्ट में क्या करा गया, डिवाइड करा गया, जिसमें सबसे पहले हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सेकेंड वन इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, व्हाट, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। थर्ड वन इज ऑलिगोपोली, थर्ड वन इज ऑलिगोपोली, एंड फोर्थ वन इज मोनोपोली। हमें इसमें वन बाय वन समझना है कि क्या हमारा परफेक्ट कंपटीशन है, क्या हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, क्या हमारा ओलिगोपोली है, क्या हमारा मोनोपोली है। इन चार मार्केट के अलावा इन चार मार्केट्स के अलावा बाकी हमें कोई भी मार्केट का टाइप नहीं पढ़ना है। अगर कोई मार्केट का आपको टाइप दिखाई देता है तो इन्हीं का क्या बनता है, सब पार्ट बनता है, ठीक है। कई सारी बुक्स में या कई सारी रीडिंग्स में हमें अलग से बताया गया है कि ये भी इसका टाइप है, वो भी इसका टाइप है। तो हमें कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें ये 4 टाइप पढ़नी है, बाकी सब क्या होती है, इनकी सब टाइप ही है बेसिकली। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। अगर कोई पूछे कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट कितने हैं तो 4। फर्स्ट वन इज परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड वन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थर्ड वन इज मोनोपोली, एंड फोर्थ वन इज ऑलिगोपोली। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। देखो, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, एज नेम सजेस्ट, परफेक्ट कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, एक ऐसी फॉर्म है मार्केट की वेयर देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी। जहां पे एक कमोडिटी के लिए, कमोडिटी का मतलब क्या होता है, गुड्स, कि जो बायर है वो भी लार्ज है नंबर में और जो सेलर है वो भी लार्ज है, मतलब बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर है, ठीक है ना। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सेल्ड। अब होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है जो दिखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे होमोजीनियस का मतलब लिख देते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, जो दिखने में क्या होते हैं, काफी हद तक एक दूसरे की तरह होते हैं। जैसे एक एप्पल दूसरे एप्पल की तरह होता है, एक बनाना दूसरे बनाना की तरह होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं एक अनियन दूसरे अनियन की तरह होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, जहां पे हमारा क्या करा जाता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट सोल्व करा जाता है। एंड इट्स प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग लाइन है कि इसका जो प्राइस होता है किसका, कॉमोडिटी का, इसको डिटरमाइन किसके द्वारा करा जाता है, सप्लाई एंड डिमांड, किसकी, मार्केट फोर्सेस इन्हें बोला जाता है। एन इंडिविजुअल बायर और अ सेलर हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस। इसने बोला एक इंडिविजुअल बायर या सेलर का प्राइस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। मतलब क्या हुआ, अगर हम बेसिकली इस डेफिनेशन को समराइज करें, इसने बोला कि परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहला तो ये है कि एक ऐसा मार्केट का फॉर्म होता है जहां पे बहुत सारे बायर हैं और बहुत सारे सेलर हैं, मतलब खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं और बेचने वाले भी बहुत सारे हैं। प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस है, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। इसका जो प्राइस है वो डिटरमाइन किसके द्वारा करा जाता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। मतलब मार्केट फोर्सेस के द्वारा क्या है, डिमांड डिसाइड करा जा रहा है। एन इंडिविजुअल बायर, कोई सिंगल बायर या कोई सेलर जो है वो प्राइस के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर सकता। ये इसके उसके द्वारा किया गया जो प्राइस मतलब ऑफर किया गया जो प्राइस है वो क्या करता है, बेसिकली हमारी मार्केट को अफेक्ट नहीं करता। अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए कि रियल लाइफ में क्या ऐसी कोई मार्केट प्रेजेंट है जो कि हमें परफेक्ट कंपटीशन का फील दे, तो यस, हमारी जो फ्रूट मार्केट है या जो हमारी जो वेजिटेबल्स मार्केट है, ये सारी की सारी क्या है, परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट बनती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हमारी क्या है, एक फ्रूट मार्केट है। आप लोगों ने सबको पता होगा कि दिल्ली में हमारा जो फ्रूट मार्केट है कहाँ पे है, आजादपुर में, ठीक है। तो फ्रूट मार्केट है, ये हमारा जो वेजिटेबल्स मार्केट है, ये सारे के सारे में किसका फील देते हैं, परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है। वेजिटेबल्स मार्केट हो गया, किसका फील देते हैं ये, परफेक्ट कंपटीशन का। तो आगे अभी तक हमने समझा कि हमारा परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन क्या है। अब हम इसके पढ़ेंगे फीचर्स क्या होते हैं। बेसिकली हमें इसकी फीचर पढ़ने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है। देखो, हमारी मार्केट की 4 फॉर्म है, परफेक्ट कंपटीशन,
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। इन चारों के बीच में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझने के लिए हमें इनके फीचर्स पता होने जरूरी है। दैट्स व्हाई हम इनके क्या कर रहे हैं, फीचर्स पढ़ रहे हैं। चलो, द मेन फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आर एज फॉलो। सबसे पहले इसने बोला कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर। इसने बोला एक तो इसमें जो सेलर होती है या जो फर्म्स होती है ना, वो लार्ज होती है नंबर में, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। कभी आप लोगों ने अगर फ्रूट मार्केट विजिट करा होगा या वेजिटेबल मार्केट विजिट करा होगा, तो आपने देखा होगा वहां पे कितने सारे लोग क्या करते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर आप एप्पल मार्केट में अगर विजिट करोगे, तो वहां पे आपको कम से कम 30 40 50 लोग क्या है, एप्पल सेल करते हुए दिख जाएंगे। तो वो क्या है, बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। द नंबर ऑफ फर्म सेलिंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज सो लार्ज। क्या इसने बोला, जो नंबर ऑफ फर्म है किसी कमोडिटी को सेल करने के लिए, वो क्या है, बहुत ज्यादा है। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ वन पर्टिकुलर फर्म हार्डली इन्फ्लुएंसेस द टोटल मार्केट सप्लाई। इसने बोला अगर उनमें से मान लो कि आप एक ऐसी मार्केट में खड़े हो जहां पे क्या है, 40 एप्पल को सेल करने वाले क्या है, हमारे सप्लायर्स हैं। ठीक है, एप्पल को सेल करने वाले क्या है, सप्लायर्स हैं। अगर इन 40 से मान लो कि 40 में अगर एक और बढ़ के 41 हो जाता है, तो क्या हमारी सप्लाई में कोई इफेक्ट आया? तो आप बोलोगे कि देखो, अगर देखा जाए तो बिल्कुल नेग्लिजिबल इनका क्या है, इफेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल क्या है, नेग्लिजिबल है। अगर एक दो सप्लायर क्या करते हैं, अपनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, तो हमारे प्राइस पे या फिर हमारी मार्केट पे ज्यादा कोई इम्पेक्ट आता नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली एनी इंडिविजुअल फर्म फेल्स टू मेक एनी इन्फ्लुएंसेस ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका मतलब ये हो गया कि कोई इंडिविजुअल फर्म या कोई इंडिविजुअल सेलर जो है, वो प्राइस के ऊपर कोई भी इफेक्ट अपना नहीं डाल पाता। इट इज देयरफॉर सेड दैट अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर। इसीलिए हमने ये बोला कि हमारी जो फर्म होती है, जो सेलर होते हैं, वो हमेशा क्या होता है, प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर होती है। अभी आगे चल के समझेंगे कि प्राइस मेकर कौन होता है। फिर अगर हमारे जो सेलर हैं वो प्राइस टेकर है, तो फिर मेकर कौन हुआ, इसको समझेंगे। ठीक है, तो हमने पहला फीचर क्या पढ़ा कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, सेलर होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से जो मार्केट का जो कंपोजिशन होता है, अगर एक सेलर छोड़ के चले जाए या एक सेलर हमारा और ऐड हो जाए, तो हमारी मार्केट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। सेकेंडरी, इस अगर ये प्राइस को किसी भी तरीके से घटाते या बढ़ाते हैं, तो भी मार्केट में क्या है, बहुत ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस आता नहीं है। ठीक है, एंड ये सिंपली क्या होता है, प्राइस टेकर होते हैं। ये हमारा पहला फीचर है। दूसरा फीचर क्या कहता है, जैसे लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, वैसे क्या है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर है। नॉट ओनली इज द नंबर ऑफ सेलर आर वेरी हाई, सेलर्स आर वेरी हाई, नंबर ऑफ बायर इज वेरी लार्ज एज वेल। तो इसने बोला कि यहाँ पे सेलर तो है ही ज्यादा, उसके अलावा हमारे जो बायर हैं, ये भी क्या है, बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंगली लाइक एन इंडिविजुअल फर्म, एन इंडिविजुअल बायर इज ऑल्सो नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसने बोला जैसे एक सेलर हमारे प्राइस पर कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाता, इसी तरीके से हमारा बायर भी क्या है, प्राइस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं डाल पाता है। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन इंडिविजुअल डिमांड विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस टू द टोटल मार्केट डिमांड। इसने बोला कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज जो है किसी भी इंडिविजुअल डिमांड में हार्डली कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाती है। अकॉर्डिंगली एन इंडिविजुअल बायर अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज ऑल्सो प्राइस टेकर। तो ये भी क्या है, एक प्राइस टेकर ही है। अब हमें एक चीज समझ में आई, यहाँ से हमें बेसिकली, यहां से हम क्या करते हैं, अपने डिस्कशन निकालते हैं। एक तरफ है बायर, एक तरफ है सेलर। ठीक है, ये कौन है, प्राइस टेकर है। मतलब जो प्राइस हमारा डिसाइड हो गया, इसको उसी प्राइस पे क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। ये भी कौन है, प्राइस टेकर है। प्राइस टेकर का मतलब जो प्राइस डिसाइडेड है, इसको उसी पे क्या करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। अगर ये उससे एक्स्ट्रा बढ़ा के करता है, तो उसको मार्केट से आउट होना पड़ेगा। ठीक है, यही मतलब हुआ। ठीक है, तो फिर प्राइस को डिसाइड कौन कर रहा है, तो प्राइस डिसाइड करा जाता है इंडस्ट्री के द्वारा। किसके द्वारा, इंडस्ट्री। एंड इंडस्ट्री क्या होती है, ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है, ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है, जो कि क्या करती है, दैट डिसाइड द प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी, अच्छा, ये किसके द्वारा करती है, ये प्राइस डिसाइड करती है मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। किसके हिसाब से, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। अभी मार्केट फोर्सेस क्या होती है, यहाँ पे समझते हैं। हमारी जो मार्केट फोर्सेस हैं, ये होती कौन है, मार्केट फोर्सेस होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, एक्चुअल में प्रोड्यूसर कितना मार्केट में माल बेचने को तैयार है, और कस्टमर कितना डिमांड करने को तैयार है। ठीक है, कस्टमर कितना है, डिमांड करे।
इसके हिसाब से हमारा क्या होता है, प्राइस क्या होता है, बेसिकली डिसाइड होता है। तो प्राइस मेकर कौन हुई, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कौन है, प्राइस मेकर है। ठीक है, जितना भी प्राइस का इम्पैक्ट आएगा वो किसके के हिसाब से आएगा, डिमांड एंड सप्लाई के कारण। ठीक है, तो इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, बायर इज प्राइस टेकर, सेलर इज प्राइस टेकर। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि लार्ज नंबर ऑफ बायर क्या होता है, जो बायर होते हैं, जिस तरीके से सेलर किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाते हैं, उसी तरीके से जो बायर है वो भी प्राइस के ऊपर किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं डालते। दो चार बायर के कम होने से या ज्यादा होने से हमारी जो मार्केट है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, या फिर आप बोल सकते हो कि जो उनका इम्पैक्ट है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड फीचर क्या कहते हैं, थर्ड फीचर हमारा कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, होमोजीनियस होता है। अभी हमने समझा था कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मींस सिमिलर, जो कि दिखने में सिमिलर है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो ये प्रोडक्ट क्या है, काफी हद तक सिमिलर है। जैसे ये जो कैप्सिकम है ये इसकी तरह है, ये कैप्सिकम इसकी तरह है, ये इसकी तरह है, इसकी तरह, इसकी तरह, ये आपस में सारे के सारे क्या है, सिमिलर है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखो, सपोज करो कि ये जो हमारा ब्रिंजल है, ये क्या है, ये वाला ब्रिंजल इसकी तरह है, ये इसकी तरह, इसकी तरह, तो ये सारे के सारे क्या है, आपस में सिमिलर है। तो प्रोडक्ट कैसा सेल हो रहा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल हो रहा है। All sellers sell identical unit of a given product. An important conclusion can be drawn from this feature. It is that buyer will have no reason to prefer the product of one seller to the product of another seller. देखो, जब भी आप परफेक्ट कंपटीशन को समझो तो आपको फ्रूट मार्केट को, वेजिटेबल मार्केट को, फिश मार्केट को, इन मार्केट को अपने दिमाग में रखते हुए चलना है, सो दैट कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। तो अगर तुम उस वेजिटेबल मार्केट को या फ्रूट मार्केट को अपने दिमाग में रखते हुए इस चीज को सोचोगे तो आप देखोगे कि जो सेलर होते हैं ना, उनकी यूनिट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती है। ठीक है, जैसे सपोज करो आप मार्केट में कुछ भी फ्रूट लेने जाते हो, आपको मार्केट से परचेज करना है, सपोज करो बनाना परचेज करना है, तो क्या आपके मदर इस चीज को बोलते हैं कि आप एक पर्टिकुलर सेलर से ही उस बनाना को लेके आना, नहीं। क्यों, क्योंकि उनको भी पता है कि प्रोडक्ट कैसे सिमिलर है, ऑलमोस्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को प्रिफर करने का कोई सॉलिड या कोई वैलिड रीजन बेसिकली हमारे पास होता नहीं है। All sellers sell identical unit of a given product. An important conclusion can be drawn from this feature. It is that buyer will have no reason to prefer the product of one seller to the product of another seller. ठीक है, तो selling homogeneous product at the given price rules out the possibility of advertisement. अब क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट एक जैसे ही बेचे जा रहे हैं तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। क्या होता है, एडवर्टीजमेंट खत्म हो गया। किसी भी तरीके का सेल्स प्रमोशन, किसी भी तरीके की पब्लिसिटी, किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट जो है वो बायर को करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों, बेसिकली जब प्रोडक्ट सारे एक जैसे हैं तो हम एडवर्टीजमेंट करें क्यों, जब मुझे पता है कि जो कैप्सिकम सेलर 1 बेच रहा है वही कैप्सिकम सेलर 2 भी बेच रहा है, तो सेलर 1 को क्या जरूरत है कि वो एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करे, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है कोई डिफरेंशिएशन तो क्रिएट कर नहीं रहा। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, सेल्स प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना होता है, नेग्लिजिबल होता है। सो दैट देर आर नो सेलिंग कॉस्ट इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसी ने बोला इसीलिए इसमें क्या होता है, किसी भी तरीके का कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है किसमें, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ये एक बहुत अच्छी चीज होती है किसके अंदर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर बेसिकली। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, इसका फीचर की परफेक्ट नॉलेज होती है। अच्छा, एक छोटी सी चीज, आपके एग्जाम में मार्केट वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना है कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। ठीक है, जिसमें वो चारों में से किसी एक मार्केट के बारे में पूछ देता है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, एंड बहुत सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक है तो आपको याद करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझते हैं कि इसमें क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है। क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है। बायर एंड सेलर आर फुल्ली अवेयर ऑफ द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट. Buyers know it fully well at what price seller are selling at given product. As a consequence, only one price prevails in the market. इसने बोला क्योंकि देखो बायर क्या है, लार्ज इन नंबर है, सेलर क्या है, लार्ज इन नंबर है। इसका मतलब मार्केट में क्या चल रहा है इसके बारे में पूरी परफेक्ट नॉलेज होती है किसको, बायर को भी सेलर को भी। ठीक है, बायर को सब कुछ पता होता है कि मार्केट में क्या सेल हो रहा है, सेलर को सब कुछ पता होता है कि बेसिकली बायर क्या डिमांड करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज होने के कारण जो सेलर है वो बहुत ज्यादा प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, जो बायर है वो प्राइस को बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकता। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो इसका जो प्राइस होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है मार्केट में, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत माइन्यूट सा फ्लक्चुएशन आता है। ठीक है, इतना कम फ्लक्चुएशन आता है कि वो बायर या सेलर में से किसी को भी इफेक्ट नहीं करता है। तो क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है किस चीज का, मार्केट का। इसके बाद हमें नेक्स्ट समझना है कि किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है। क्या, किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है।
For one price to prevail throughout the market, it is essential that there is no extra transportation cost for the consumer while buying a commodity from the different seller. From the different seller, no extra transportation cost. For one price to prevail throughout the market, it is essential that there is no extra transportation cost for the consumers while buying a commodity from different sellers. क्या बोला इसने? इसने बोला कि देखो, क्योंकि हमारे बेसिकली देखा जाए जो प्राइस है वो मार्केट में क्या है, एक ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी भी तरीके का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो किसी भी सेलर को बियर नहीं करना पड़ता है। For one price to prevail throughout the market, it is essential that there is no extra transportation cost for the consumer while buying a commodity from the different seller. क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट सब में क्या होता है, प्राइस हमारा क्या है, मोर और लेस क्या है, सेम ही है, ठीक है ना। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या समझना है कि इस मार्केट में क्या होता है, परफेक्ट मोबिलिटी होती है। क्या होती है? परफेक्ट मोबिलिटी होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल अंडर परफेक्ट कंपटीशन। क्या इसने बोला कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, परफेक्टली मोबाइल होते हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फैक्टर्स विल मूव टू दैट इंडस्ट्री व्हिच पे द हाईएस्ट रेम्यूनरेशन। अच्छा, हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जब बात कर रही थी तो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने थे, बेसिकली 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसमें से पहला क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जिसमें से हम बात किसके बारे में करते हैं हमेशा, कैपिटल गेन, लेबर के बारे में। तो यहाँ पे जिस फैक्टर की बात करी जा रही है वो भी कौन सा है, लेबर है, ठीक है। अब इसने बोला जो फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं ये हाईली या फिर कह सकते हो कि परफेक्टली मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, इजीली मूव कर जाते हैं। तो फैक्टर विल मूव टू दैट इंडस्ट्री विच पेज द हाईएस्ट रेम्यूनरेशन। ये हमेशा उस इंडस्ट्री में रह के काम करना पसंद करते हैं जहाँ पे हाईएस्ट रेम्यूनरेशन है। जैसे मान लो कि अगर आप अपनी लोकल सब्जी मंडी में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर एक जो सेलर है, सपोज करो कि आज वो वेजिटेबल सेल करने का काम कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि कल भी आपको वेजिटेबल सेल करते हुए मिलेंगे। हो सकता है कि कल के दिन वो आपको फूड सेल करते हुए मिल जाए। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है हाईएस्ट रेम्यूनरेशन या फिर हाई प्रॉफिट। उनको जहां पे ज्यादा फायदा दिखता है वो हमेशा क्या करते हैं, वहीं पे क्या करते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने समझा कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स होती है। क्या होती है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स होती है। इसका मतलब क्या हो गया, अ फर्म कैन एंटर एंड लीव एनी इंडस्ट्री फ्रीली। एक फर्म क्या है, इजीली किसी भी इंडस्ट्री में रह सकती है, किसी भी इंडस्ट्री को छोड़ के जा सकती है। अ फर्म कैन एंटर एंड लीव एनी इंडस्ट्री फ्रीली, ठीक है। देयर इज नो लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री और एग्जिट। इसने बोला किसी भी तरीके की लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है एंट्री और एग्जिट के ऊपर। एक फर्म का जब मन करे वो छोड़ के जा सकती है। जैसे सपोज करो कि आप जिस फ्रूट मार्केट से फ्रूट्स खरीदते हो तो उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि उस मार्केट में अगर एक नए फ्रूट सेलर को आके अपने फ्रूट सेल करने तो उसे कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं। तो किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना तो एंट्री पे और ना ही एग्जिट पे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम चेक्स। इसने क्या बोला, इसमें जो डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, वो एकदम इंडिपेंडेंट होती है। There is no agreement between the seller regarding the production quantity and price, nor is there any restrictions regarding the sale and purchase of any commodity. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसी है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि ना तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको डिस्टर्ब करने आने वाली है, ना ही यहाँ पे आपको बेसिकली कोई बार बार आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप इस काम को नहीं कर सकते, उस काम को नहीं कर सकते। सिंपली एक सेलर को क्या करना होता है, कॉमोडिटी को सेल करना होता है किस प्राइस पे, जो कि इंडस्ट्री ने फिक्स करी हुई है, एंड एक बायर को परचेज करना होता है किस प्राइस पे, जो कि इंडस्ट्री ने फिक्स करी हुई है। तो बेसिकली ये कहते हैं हमारे फीचर्स थे, ठीक है। अगर हम बात करें तो मोटा मोटी हमारे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती है, मतलब सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की, किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है, परफेक्ट मोबिलिटी होती है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स होती है, अनलेस इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है। ये तो हमने पढ़ा इस मार्केट के बारे में। यहाँ तक इस मार्केट के बारे में पढ़ने, यहाँ तक पढ़ने के बारे में अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब हमें यहाँ कंक्लूजन ड्रॉ करने कि परफेक्ट कंपटीशन से हम क्या, या परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट से हम क्या बेसिकली कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो 3 हमारे कंक्लूजन है। सबसे पहले कहता है फॉर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। यस और नो? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, इसके अलावा आप किसी भी मार्केट में देखो तो जो फर्म होती है वो हमेशा प्राइस मेकर होती है, लेकिन एक परफेक्ट कंपटीशन सिंगल मार्केट है जहां पे क्या होती है, जो मार्केट होती है वो प्राइस टेकर होती है, ठीक है। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस कमोडिटी। इसने बोला परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती है होमोजेनियस कमोडिटी को। होमोजेनियस का मतलब क्या हो गया, सिमिलर कमोडिटी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है।
An individual firm in such a market cannot affect price of the commodity. एक इंडिविजुअल फर्म कभी भी इस मार्केट में प्राइस को अफेक्ट नहीं कर पाती है. प्राइस इज फिक्स्ड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. जो प्राइस होते हैं वो किसके द्वारा डिसाइड होते हैं? मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के द्वारा. ठीक है, यहां तक भी ये चीजें हमने बहुत डिटेल्ड मैनर में समझ ली है. It is at this price all the firms in the industry sell their output on its own. No firm can affect the prevailing market price. Thus, this is explained in terms of the following reason. Reasons को हम समझते हैं. पहले हम ये चीज समझते हैं. अभी हमने समझा था ना कि हमारे जो सेलर होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, जो बायर होते हैं वो भी प्राइस टेकर होते हैं. तो प्राइस मेकर कौन हुआ? प्राइस मेकर होती है इंडस्ट्री. इंडस्ट्री कैसे डिसाइड करती है? मार्केट फोर्सेस के द्वारा. मार्केट फोर्सेस क्या होती है? मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. ठीक है, ये चीज हमें पता है. अगर एक बायर या एक सेलर इस मार्केट से आए या जाए, उसके प्राइस से या उसकी एंट्री और एग्जिट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप कह सकते हो कि नॉमिनल सा या फिर नेग्लिजिबल फर्क पड़ता है. ठीक है, तो अब इससे हम आगे समझते हैं कि बेसिकली अगर हम इस मार्केट से देखें तो हमारे क्या हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला. तो कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ फर्म्स की बात करें जाए तो ये क्या होते हैं? लार्ज इन नंबर होती है. द नंबर ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज सो लार्ज दैट नो इंडिविजुअल फर्म बाय चेंजिंग इट्स सेल कैन कॉज एनी मीनिंगफुल चेंज इन द टोटल मार्केट सप्लाई. मतलब कि ये हुआ कि अगर हमारे पास मान लो कि पहले 40 सेलर है, अब 40 की जगह 42 भी हो जाते हैं ना, तो मार्केट को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं. क्यों? क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला? बेसिकली ये क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर के, सॉरी, लार्ज नंबर ऑफ सेलर के लिए क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर अवेलेबल है मार्केट में. अकॉर्डिंगली मार्केट प्राइसेस कैन नॉट बी अफेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट सप्लाई. इसलिए इसने बोला इसके अलावा अगर आप परफेक्ट कंपटीशन के अलावा बाकी किसी भी मार्केट को देखो तो हमारे जो बायर होते हैं उनका जो कंपोजिशन है, बायर का बेसिकली जो कंपोजिशन है, ये जो सेलर का कंपोजिशन है, वो प्राइस को सीधा सीधा अफेक्ट करता है. लेकिन परफेक्ट कंपटीशन सिंगल मार्केट है जहां पे प्राइस का जो कंपोजिशन है वो मार्केट को अफेक्ट नहीं करता है. ठीक है, इसके बाद सेकंड है हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट. कहता है ऑल फर्म्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट. ये कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं? होमोजीनियस. इन सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशन में इफ एनी फर्म फिक्सेस इट्स प्राइस हायर देन द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस, कहता है बायर वुड शिफ्ट फ्रॉम दिस फर्म टू द अदर फर्म इन द मार्केट. द पॉलिसी ऑफ हायर प्राइस विल सिंपली फेल. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ क्योंकि प्रोडक्ट है होमोजीनियस. ठीक है, मतलब सिमिलर है. जैसे मान के चलो कि आप जिस फ्रूट मार्केट में फ्रूट्स लेने जा रहे हो और वहां पे दो सेलर एक साथ में खड़े हैं. ठीक है, एक का जो फ्रूट का प्राइस है, अगर फ्रूट का जो प्राइस है वो 100 रुपीज पर केजी है, जबकि दूसरा वाला जो है वो 120 पर केजी खरीद रहा है. अगर आपको पता चलता है कि ये वाला 120 पर केजी है तो क्या आप उससे खरीदोगे? नहीं. इसका मतलब ये हो गया कि उस सेलर का जो प्राइस बढ़ाने का जो पॉलिसी था वो ऑलमोस्ट फेल हो चुका है ना, क्योंकि अब उसकी डिमांड कैसी हो चुकी है? उसकी डिमांड हो चुकी है 00. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो बायर है अगर उसको ये लगता है कि कोई सेलर हाई प्राइस चार्ज कर रहा है तो वो क्या करता है? सीधा सीधा अपनी जो डिमांड है वो शिफ्ट कर देता है किसी दूसरे सेलर की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है? जो हायर प्राइस की जो पॉलिसी है वो क्या हो जाती है? फेल हो जाती है. कहाँ पे? बेसिकली हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर. थर्ड वन इज अननेसेसरी लॉस ड्यू टू लोअर प्राइस फिक्सेशन. कहता है कि हमें क्या होता है? अननेसेसरी लॉस होता है किसके कारण? लोअर प्राइस फिक्सेशन के कारण. अब इसको समझते क्या है? फर्म्स डिमांड का अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक. इसको समझेंगे अभी परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है. ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना मान के चलो कि फर्म का जो डिमांड कब होता है, ये क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है. इट मींस दैट अ फर्म कैन सेल व्हाटएवर अमाउंट इट विशेस टू सेल एट द एग्जिस्टिंग प्राइस. इसने बोला कि जो फर्म है वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे जितना मर्जी उतना सेल कर सकते हैं. इन सच अ सिचुएशन द पॉलिसी ऑफ अट्रैक्टिंग बायर्स बाय लोअरिंग द प्राइस वुड रिजल्ट इन अननेसेसरी लॉस. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो कुछ ऐसी कहानी है कि ये हमारे सेलर 1 है, ये हमारे सेलर 2 है, ये हमारे सेलर 3 है. ठीक है, ये सारे के सारे एक ही चीज को सेल कर रहे हैं. किसको? एप्पल को सेल कर रहे हैं. अब जो हमारे सेलर 1 है इनका प्राइस है 120 और इनका प्राइस है 100 और इनका प्राइस है कितना? 90 रुपीज. जब इन्होंने प्राइस 120 करा तो जो बायर है वो क्या करेगा? यहां से अपनी सीधा सीधा डिमांड शिफ्ट कर देगा दूसरी तरफ. कहां पे शिफ्ट कर देगा? दूसरी तरफ. यहाँ पे इन्होंने क्या करा? अपनी डिमांड को शिफ्ट कर दिया. ठीक है, जब इन्होंने 100 पर डिमांड शिफ्ट करा तो जो हमारे S1 सेलर है इनकी सेल तो खत्म हो चुकी है. ठीक है, अब जो S2 सेलर है, S3 सेलर है, इन दोनों के बीच में क्या है? कंपटीशन है. कंपटीशन क्या है? क्योंकि उसका प्राइस कितना है? सेलर 2 का 100 है एंड सेलर 3 का 90. लेकिन एक छोटी सी चीज बताओ, अगर जो हमारा बायर है वो S2 से बेसिकली परचेज करने के लिए तैयार है तो जो सेलर 3 है उनको प्राइस 90 पे रखना चाहिए या नहीं?
उनको प्राइस 90 पे नहीं रखना चाहिए। इन दैट केस उनको भी प्राइस कहाँ पे सेट करना चाहिए, 100 पे, क्योंकि ये क्या है, अननेसेसरी लॉस को क्या करता है, क्रिएट करता है सिचुएशन। तो बेसिकली इसने बोला कि अगर एक बायर कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है किसमें, प्राइस को लोअर करके, तो कहता है कि वो अननेसेसरी लॉस को बियर करता है। It is concluded that under perfect competition, it is neither possible nor desirable for an individual firm to change the price of the product. The firm is simply a price taker, not a price maker. ठीक है, तो इसने बोला कि सीधी सीधी सी कहानी ये बन के आती है कि एक इंडिविजुअल फर्म को कभी भी अपने प्राइस के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए इस मार्केट के अंदर। जो भी मार्केट में हमारा प्राइस डिसाइडेड है इंडस्ट्रीज के द्वारा, उसके हिसाब से इसको क्या करना चाहिए, प्राइस को चार्ज करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अगर ये उसके हिसाब से प्राइस चार्ज करेगा तो हमेशा फायदे में रहेगा, अगर नहीं चार्ज करता तो दो सिचुएशन बनेगी, या तो अननेसेसरी लॉस को बियर करेगा या फिर क्या करेगा, अपनी डिमांड को डबल जीरो करवा देगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, कंक्लूजन निकल के आए। ठीक है, किसके अंदर, ये था हमारा पहला, अ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। ठीक है, ये तो हमने इसके अंदर कहानी पढ़ी। इसके अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी कि बेसिकली हमारे क्या क्या चीजें होती है, पहले नंबर ऑफ फर्म्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट, अननेसेसरी लॉस। इसके बाद हमारे सेकंड विटल कंक्लूजन क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो डिमांड कर, अच्छा एक सेकंड, डिमांड का फॉर द फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये हुआ, थोड़ा बेसिकली एक्सप्लेनेशन समझते हैं, उसके बाद तो मैं समझाती हूँ कि क्या है। डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक। इट मींस दैट द फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। फर्म का जो डिमांड कर्व है इंडिकेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस शोज दैट द फर्म इज टू एक्सीड द प्राइस एज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड। इट कैन सेल व्हाटएवर अमाउंट इट विशेस टू सेल एट दिस प्राइस। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, मेरा y एक्सिस है जो मेरा प्राइस को शो करता है, ये मेरा x एक्सिस है जो मेरा क्वांटिटी को शो करता है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये होता है कि अगर प्राइस में हल्का सा भी छेड़छाड़ हुआ, अगर अपने प्राइस को यहां से अगर हल्का सा भी ऊपर बढ़ाया ना, तो आपकी जो डिमांड है वो सीधा नीचे आ जाएगी। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल जीरो पे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सपोज करो ये क्या है, हमारे सेलर 1 है, ये सेलर 2 है, इनके गुड्स का प्राइस भी 10 रुपए और इसके गुड्स का प्राइस भी 10 रुपए। अगर इन्होंने 10 से हल्का सा चेंज करके अगर मान लो कि 12 भी करें ना, तो इनकी सारी की सारी डिमांड कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इधर की तरफ। कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इधर की तरफ। इसका मतलब इनकी डिमांड कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक है, या बोल सकते हो कि हाईली इलास्टिक है। प्राइस में माइन्यूट सा चेंज भी क्या कर दे रहा है, इनकी डिमांड को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे लेके आ जा रहा है। अब आप सोचोगे कि जरूरी थोड़ी ना प्राइस ऊपर करे, प्राइस नीचे भी तो कर सकते हैं। प्राइस नीचे करेगा तो भी अपनी डिमांड को क्या कर देगा, बहुत ज्यादा रेज कर देगा, लेकिन इन दैट सिचुएशन उसको क्या करना पड़ेगा, अननेसेसरी लॉस को बियर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे समझा कि हमारे जो डिमांड कर्व होता है किसके अंदर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, वो कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, एंड सेकंड, अगर मुझसे कोई शेप पूछे कि हमारी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारी जो शेप होती है किसकी, डिमांड कर्व की, उसकी शेप कैसी है, तो आप बोलोगे दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हाट, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या हो जाती है हमारी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है। ठीक है, समटाइम आपके एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो आप बोलोगे कि द शेप ऑफ डिमांड कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। प्राइस में हल्का सा चेंज, डिमांड में ह्यूज चेंज। ठीक है, थर्ड वन इज अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। क्या इसने बोला कि अगर हम देखें कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो बेसिकली फर्म्स हैं वो कैसा कमाती है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। अच्छा, अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट का, एबनॉर्मल प्रॉफिट का एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझना है, तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 10 को रेफर करना पड़ेगा, जहां पे इस चीज को डिटेल्ड मैनर में समझाया गया है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। एक छोटी सी सिचुएशन देख लेते हैं सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कि हमारे नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा किस सिचुएशन में कमाया जाता है, जब हमारा क्या होता है, टी आर बराबर टीसी के होता है, या फिर ए आर बराबर एसी के होता है। ठीक है, ये सिचुएशन होती है किसकी, नॉर्मल प्रॉफिट की। तो इसने बोला कि अगर देखा जाए लॉन्ग रन में, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आप सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को ही अर्न कर सकते हो। This is owing to the fact that there is freedom of entry and exit of the firms under perfect competition. In situation of extra normal profit, new firm will join the industry. Consequently, market supplies will increase, market price will fall.
extra normal profit will be wiped out. In situation of extra normal losses, some firms will leave the industry. Consequently, market supply will fall, market price will rise, extra normal losses will disappear. इसका मतलब क्या समझते हैं, इसको एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। देखो इसको क्या करते हैं, हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने समझा कि हमारा क्या होता है कि लॉन्ग रन में कैसे जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है वो सिर्फ हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाती है। मान लो कि ये क्या है, हमारा अभी शॉर्ट पीरियड चल रहा है। ठीक है, क्या है हमारा ये क्या हमारा शॉर्ट पीरियड चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या है, बेसिकली दो ही सेलर है, एक है सेलर वन, एक है सेलर टू। और ये जिस भी प्रोडक्ट का सेल कर रहे हैं, मान लो कि ये सेल करते हैं एप्पल का, ठीक है, एप्पल को सेल करते हैं, ये जिस भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसमें वो अच्छा खासा मुनाफा होता है। मान लो कि इनकी जो प्रॉफिट की शेयरिंग है वो 50% एंड 50% है। अब इनका 50% का मार्जिन देख के जो बाकी के जो नए बेसिकली क्या है हमारे सप्लायर है, क्योंकि हमारी एंट्री एंड एग्जिट कैसी है, फ्री है, तो वो इजीली एंटर कर सकते हैं। एंट्री एंड एग्जिट कैसी है, फ्री है। तो वो क्या करेंगे, इनके प्रॉफिट को देख के एक्साइट होंगे और उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा हम भी इसी मार्केट में एंटर करते हैं। जब वो इसी मार्केट में एंटर करेंगे तो अभी हमारे पास दो सेलर थे, अब हमारे पास चार सेलर और हो गए, जिसका नाम क्या है, S3, S4, S5 एंड S6। अभी हमारे पास कितने हो गए, अब हमारे पास हो चुके 6 सप्लायर। अब देखा जाए तो ये जो मार्जिन है वो औरों के बीच में भी बढ़ जाएगा। अब हमारा जो मार्जिन है मान के चलो कि वो ऐसा है 16 16 16 16 16 एंड मान लो कि 20% का। ठीक है, इनका थोड़ा कैपिटल ज्यादा था तो 20% का इनके पास क्या है, मार्जिन आ गया। अब हमारे क्या हुआ कि अब हमारा जो मार्जिन पहले 50% का था, अब ये सप्लायर के पास कितना रह गया, ओनली 16%। मतलब कि जो हमारा एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे कमा रहे थे, मतलब मार्केट में इनके पैसे के ऊपर इनको रिटर्न मिलना चाहिए था 20 से 25% का, लेकिन क्योंकि मार्केट में सिर्फ दो सप्लायर बैठे हुए हैं तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 50% का। इन लोगों के आने से इन सबकी क्या हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। अब दिक्कत क्या हो गई, अब दिक्कत ये हो गई कि अगर ये लोग इस मार्केट में इस मार्जिन पे काम करते हैं तो इनको लंबे समय में क्या करना पड़ेगा, लॉस बियर करना पड़ेगा। अब इनमें से जिनकी नींव थोड़ी कमजोर होगी, मतलब कि जिनके पास फिक्स्ड कैपिटल कम होगा, जिसके पास टेक्निकलिटी कम होगी, जिसके पास बेसिकली एक्सपीरियंस कम होगा, उसको क्या है, मार्केट छोड़ के जाना पड़ेगा। अब मान के चलो कि ये सारे के सारे क्या है, क्योंकि ये लोग स्टेबल हैं, पहले से काम कर रहे हैं, तो इन लोगों के साथ क्या है, ये एज इट इज रहेंगे। अब S3, S4 एंड S5 इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि इनकी नींव ज्यादा मजबूत नहीं थी, तो ये क्या करेंगे, मार्केट छोड़ के चले जाएंगे। क्या करेंगे, मार्केट छोड़ के चले जाएंगे। अब वापस से मार्केट कहाँ पे आ चुकी है, मार्केट यहाँ पे कहाँ पे आ गई, पहले हमारी एबनॉर्मल प्रॉफिट था, ठीक है, इनके आने के कारण अब इन फर्म को सिर्फ क्या हो पा रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो थोड़े समय बाद ये जो फर्म है वो किस में चली जाती, सब नॉर्मल प्रॉफिट में चली जाती। किस में चली जाती, सब नॉर्मल। सब नॉर्मल का मतलब होता है लॉस की सिचुएशन। सब नॉर्मल प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, लॉस बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, और इस सिचुएशन में ये सारी की सारी मार्केट क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। तो ये भी आउट, ये भी आउट, ये भी आउट। अब मार्केट में बचे हैं सिर्फ 3 फर्म। ठीक है, तो इन 3 फर्म के आते ही अब हमारा वापस से क्या हो गया, अब हमारा जो है नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर की सिचुएशन जा चुकी है, मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन आ चुकी है। तो बेसिकली ये क्या है, हमारा एक तरीके से एक साइकिल होती है जो हमेशा ऐसी ही चलती रहती है। ठीक है, ये इस तरीके से हमेशा मूव करती रहेगी, इस तरीके से एबनॉर्मल, नॉर्मल, सब नॉर्मल। ठीक है, एबनॉर्मल, नॉर्मल, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल, नॉर्मल, एबनॉर्मल, फिर एबनॉर्मल, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। इस तरीके से हमारी क्या है, ये पूरी कहानी बेसिकली चलती रहती है। ठीक है, एक रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था बेसिकली। ठीक है, हमने सबसे पहले समझा था कि हमारी मार्केट क्या होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट हमारा क्या कहता है। मार्केट में हमने समझा था कि ये क्या है, किसी भी तरीके का कोई ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, इसके अपने एक स्पेशल मीनिंग होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कि क्या है, बायर एंड सेलर आके क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमने ये समझा था कि जो मार्केट होती है वो कोई सा भी प्लेस हो सकता है। जैसे हमने समझा था कि अमेजन भी क्या है, एक मार्केट है, फ्लिपकार्ट भी क्या है, एक मार्केट है। ठीक है, इसके अलावा मान लो कि एक ब्यूटी ब्रांड है नायका, वो भी क्या है, एक मार्केट है। क्यों, क्योंकि उन सारी जगह पे क्या हो रहा है, बायर एंड सेलर आके क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या समझा था, इसके बाद हमने समझा था कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट कितनी होती है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट की जब हमने बात करी तो 4 होती है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली, जिसमें से आज हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा हुआ है, परफेक्ट कंपटीशन। आने वाली क्लासेस में हम बाकी की 3 मार्केट के बारे में पढ़ेंगे।
फिर हमने समझा कि हमारे बेसिकली क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन में हमने समझा था ये क्या है, इस तरह की मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचा जाता है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है किसके द्वारा, मार्केट फोर्सेस के द्वारा। बायर एंड सेलर का प्रोडक्ट पे किसी भी तरीके का कोई भी कमांड नहीं होता। फिर हमने फीचर की जब हम बात करते हैं तो फीचर के हमने इसके 8 फीचर पढ़े। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती है या सेलर होते हैं, और उसी तरीके से बहुत सारे बायर होते हैं, दोनों के दोनों प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर होती है हमारी इंडस्ट्री। फिर हमने समझा था कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, परफेक्ट नॉलेज होती है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी नहीं करनी पड़ती, परफेक्ट मोबिलिटी होती है, एंट्री एंड एग्जिट फ्री होती है। इसके बाद हमने समझा था कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है। फिर हमने बोला कि इस मार्केट से हम 3 विटल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो परफेक्ट कंपटीशन जो होती है उसमें बेसिकली जो फर्म होती है वो सिर्फ क्या रह जाती है, प्राइस मेकर, सॉरी प्राइस टेकर बन के रह जाती है। प्राइस मेकर होती है इंडस्ट्री, जो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से क्या करती है, प्राइस डिटरमाइन करती है। यहाँ पे हमने पढ़ी थी नंबर ऑफ फर्म्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड अननेसेसरी लॉस ड्यू टू लोअर प्राइस फिक्सेशन के कारण ये क्या रह जाते हैं, हमेशा प्राइस टेकर रह जाती है। सेकंड हमारा कंक्लूजन था कि जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। इसके बाद हमारा थर्ड वन था कि जो फर्म्स होती है ना परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, ये बस नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाती है। ठीक है, उसका उसके पीछे हमने कारण समझा था कि बेसिकली क्या क्या होती है, तो उसके पीछे कारण यही था कि पहले मार्केट में कम फर्म काम कर रही होती है, उनको हाई मार्जिन को देखते हुए नई फर्म क्या करती है, एंटर करती है। नई फर्म के एंटर करने के कारण क्या होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जब वो थोड़ा और लंबे समय को बियर करती है तो वो देखते हैं कि अब उनका जो नॉर्मल प्रॉफिट भी है ना वो किस में चेंज होने लग गया, वो अब आपके सब नॉर्मल प्रॉफिट में चेंज होने लग गया। जिसके कारण जो हमारी नई मार्केट या फिर जिनकी नीड थोड़ी कमजोर रहती है उनको क्या करना पड़ता है, मार्केट छोड़ के जाना पड़ता है। और फिर ये चक्र एक तरीके से चलता रहता है, बेसिकली एबनॉर्मल से नॉर्मल, नॉर्मल से सब नॉर्मल, सब नॉर्मल से नॉर्मल, नॉर्मल से एबनॉर्मल। इस तरीके से क्या है, हमारी कहानी चलती रहती है। ठीक है, इस पूरी कहानी को हमने समझा था। यहाँ तक के डिस्कशन में आपको अगर किसी भी तरीके का डाउट हो या किसी भी तरीके के आपको कंफ्यूजन हो किसी भी चीज को लेके, चाहे वो लैंग्वेज को लेके हो, मतलब हो सकता है कि आप लोग इंग्लिश प्रीफर करते हो या हो सकता है कि आप हिंदी प्रीफर करते हो, तो प्लीज आप इस चीज को मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बता देना। किसी भी तरीके को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो। एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। Stay happy, stay fit.